10 नवंबर 2025 की वो सर्द सुबह। देश की राजधानी दिल्ली का दिल कहे जाने वाले लाल किले के आसपास का माहौल बिल्कुल आम दिनों जैसा ही था। सर्दियों की हल्की धूप खिल रही थी और लोग अपने कामों की तरफ निकल रहे थे। कोई दफ्तर जाने की जल्दी में था तो कोई लाल किले की उस ऐतिहासिक प्राचीर को निहारने वहां पहुंचा था। सड़क पर ट्रैफिक अपनी सामान्य रफ्तार से दौड़ रहा था। परिंदों की चहचहाहट और गाड़ियों के हॉर्न की मिलीजुली आवाज़ें दिल्ली की उस सुबह को एक आम दिन का एहसास करा रही थीं। वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद थे। सब कुछ इतना शांत था कि किसी अनहोनी का ख्याल तक किसी के मन में नहीं आ सकता था। अचानक उस भीड़भाड़ वाले इलाके में एक सफ़ेद रंग की अनजान कार आकर रुकती है। कार के शीशे पूरी तरह काले थे। वहां मौजूद लोगों के लिए यह सिर्फ एक आम गाड़ी थी। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उस सफ़ेद कार के बंद दरवाजों के पीछे मौत का एक खौफनाक मंजर छिपा है। समय अपनी उल्टी गिनती गिन रहा था। हर गुजरते सेकंड के साथ वो कार ज्वालामुखी की तरह सुलग रही थी। और फिर अचानक एक कान फोड़ू धमाका हुआ। एक ऐसा भयानक और जोरदार धमाका जिसने उस शांत सुबह के सन्नाटे को हमेशा के लिए चीर कर रख दिया। वो धमाका इतना ताकतवर था कि आसपास की जमीन बुरी तरह कांप उठी। पलक झपकते ही वो सफ़ेद कार लोहे के टुकड़ों में तब्दील होकर हवा में उड़ गई। कुछ ही पलों में वहां का पूरा नज़ारा खौफनाक शमशान में बदल गया। धुएं के काले गुबार के बीच से सिर्फ चीखने, चिल्लाने और दर्द से कराहने की दिल दहला देने वाली आवाज़ें ही सुनाई दे रही थीं। अपनी जान बचाने के लिए लोग बदहवास होकर भाग रहे थे। 13 बेगुनाह लोगों की सांसें उस आग में हमेशा के लिए थम गईं। ये कोई मामूली हादसा नहीं था, बल्कि भारत के सीने पर किया गया एक सीधा वार था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया किसने? इस तबाही के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन था? धमाके के कुछ ही मिनटों बाद पूरी दिल्ली एक डरावने सन्नाटे और फिर कान फोड़ू शोर में डूब गई। लाल किले के आसपास का इलाका धुएं की काली चादर से ढका था, लेकिन इसकी गूंज 7 लोक कल्याण मार्ग तक पहुंच चुकी थी। टेलीविजन स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज़ की लाल पट्टियां दौड़ने लगीं। मीडिया के कैमरों ने तबाही के उन मंजरों को कैद करना शुरू कर दिया था जिन्हें देखकर पूरा देश सहम गया। सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म था और हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल था, क्या ये किसी बड़े आतंकी हमले की शुरुआत है? सुरक्षा एजेंसियों के वायरलेस सेट पर चीखती आवाज़ें और भागते कमांडो बता रहे थे कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। ठीक 1 घंटे बाद साउथ ब्लॉक के एक बेहद सुरक्षित कमरे में देश की सबसे शक्तिशाली चौकली जमा हुई। प्रधानमंत्री के चेहरे पर सख्त तेवर थे तो गृहमंत्री की आंखों में गुस्सा। कमरे में दाखिल होते ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मेज पर एक फाइल रखी। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि सुई गिरने की आवाज़ भी सुनाई दे जाए। डोभाल की आवाज़ में एक अजीब सी खामोशी थी जो आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, यह कोई साधारण धमाका नहीं बल्कि एक सुनियोजित संदेश है। प्रधानमंत्री ने बिना वक्त गवाए आदेश दिया कि अगले 24 घंटों के भीतर अपराधी सलाखों के पीछे होने चाहिए। खुफिया एजेंसियों आईबी और रॉ को खुली छूट दे दी गई। उस बंद कमरे में तय हुआ कि अब जवाब शब्दों से नहीं बल्कि एक ऐसे प्रहार से दिया जाएगा जिसे दुश्मन सदियों तक याद रखेगा। पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया और सीमाओं पर हलचल बढ़ गई। जांच की सुई अब उस सफ़ेद कार के मलबे की ओर मुड़ चुकी थी जहां से इस पूरी साजिश के तार जुड़ने शुरू होने वाले थे। ये मीटिंग सिर्फ एक चर्चा नहीं बल्कि उस खौफनाक मास्टरमाइंड के अंत की पहली इबारत थी। लाल किले के उस खौफनाक धमाके के बाद पूरा इलाका एक अभेद्य किले में तब्दील हो चुका था। चारों तरफ पीली पुलिस टेप बंधी थीं और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ साथ एनआईए और फॉरेंसिक टीमें मोर्चे पर डट चुकी थीं। वहां पसरी हुई राख और जले हुए मलबे के बीच से सुराग ढूंढना भूसे के ढेर में सुई तलाशने जैसा था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स 1-1 इंच जमीन बारीकी से खंगाल रहे थे। कार के पड़खच्चे इस कदर उड़ चुके थे कि उसका रंग पहचानना नामुमकिन था। हवा में बारूद की गंध थी और हर सुराग बहुत कीमती था। दूसरी तरफ सीक्रेट कंट्रोल रूम में अधिकारी कंप्यूटर स्क्रीन्स पर आंखें गड़ाए बैठे थे। सड़कों पर लगे हजारों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज रिवर्स मोड में चेक की जा रही थी। उनका मकसद उस सफ़ेद कार के रास्ते को ट्रेस करना था। कई घंटों की कड़ी मेहनत और सैकड़ों फुटेज खंगालने के बाद आउटर दिल्ली के एक टोल प्लाजा के कैमरे में वो कार साफ नजर आ गई। लेकिन जैसे ही उसके नंबर प्लेट को स्कैन करके नेशनल डेटाबेस में डाला गया, जांच एजेंसियों के हाथ एक बार फिर सिर्फ निराशा लगी। वो नंबर प्लेट पूरी तरह से फर्जी था। अपराधियों ने बहुत ही शातिर तरीके से अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की थी। केस लगातार उलझता जा रहा था और एजेंसियों के ऊपर से 24 घंटे का भारी दबाव था। वक्त बहुत तेजी से फिसल रहा था। तभी क्राइम सीन से एक ऐसी चीज मिली जिसने जांच की दिशा पलट दी। फॉरेंसिक टीम को कार के मलबे के नीचे से लोहे का एक छोटा सा आधा जला हुआ और मुड़ा हुआ टुकड़ा मिला। ये कार के इंजन का अहम हिस्सा था जिस पर चेसिस नंबर होता है। आग ने उस नंबर को लगभग मिटा दिया था, लेकिन उम्मीद बाकी थी।
धातु के उस टुकड़े को तुरंत देश की सबसे एडवांस फॉरेंसिक लैब में भेजा गया। वहां एक्सपर्ट्स ने केमिकल एचिंग और लेजर स्कैनिंग जैसी हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कई घंटों की भारी मशक्कत के बाद उस जले हुए लोहे से चेसिस नंबर के आखिरी कुछ डिजिट को डिकोड कर लिया। ये सुलझे हुए केस में पहली और सबसे बड़ी कामयाबी थी। जैसे ही उन डिकोड किए गए नंबर्स को ट्रांसपोर्ट सर्वर में डाला गया, सिस्टम ने तुरंत एक रेड अलर्ट दिया। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नाम और एक पता फ्लैश हुआ। हालांकि वो पता भी एक फर्जी पहचान पर रजिस्टर किया गया था, लेकिन उस पते के वाईफाई राउटर से जुड़े एक डिजिटल आईपी एड्रेस ने पूरी कहानी पलट दी। उस आईपी एड्रेस से धमाके से ठीक 15 मिनट पहले डार्क वेब के जरिए एक एन्क्रिप्टेड मैसेज भेजा गया था। जांच की आंच अब लाल किले की राख से निकलकर एक हाईटेक आतंकी नेटवर्क की तरफ मुड़ चुकी थी। राख के ढेर से मिले उस एक छोटे सुराग ने खुफिया एजेंसियों को एक ऐसे खौफनाक स्लीपर सेल के दरवाजे तक पहुंचा दिया था जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। असली खेल अब शुरू होने वाला था। आईपी एड्रेस से मिली उस एक छोटी सी लीड ने जांच एजेंसियों को दिल्ली के एक बेहद पॉश और महंगे इलाके तक पहुंचा दिया था। ये कोई घनी बस्ती, अंधेरी गली या पुराना खंडहर नहीं था, बल्कि एक हाई सिक्योरिटी सोसाइटी थी जहां शहर के सबसे रसूखदार लोग रहते थे। रात के ठीक 2 बजे जब पूरी दिल्ली गहरी नींद में सो रही थी, एनआईए और स्पेशल सेल की भारी भरकम टीमों ने उस शानदार इमारत को चारों तरफ से घेर लिया। कमांडो बिना कोई भी आवाज किए उस फ्लैट के मुख्य दरवाजे तक पहुंचे और अगले ही पल दरवाजा तोड़कर बिजली की फुर्ती से अंदर दाखिल हो गए। अंदर का नजारा देखकर खुद अनुभवी जांच अधिकारी भी एक पल के लिए सन्न रह गए। वहां भारी हथियार या बारूद का कोई ढेर नहीं था। इसके बजाय वहां कई हाई एंड कंप्यूटर, एन्क्रिप्टेड सर्वर और कुछ बेहद मॉडर्न गैजेट्स रखे हुए थे। वहां मौजूद 3 लोगों को बिना कोई मौका दिए तुरंत दबोच लिया गया। असली और सबसे भयानक झटका तब लगा जब उन तीनों की असली पहचान दुनिया के सामने आई। ये इस खौफनाक कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पुलिस की मजबूत गिरफ्त में सिर झुकाए खड़े वो लोग कोई अनपढ़, जाहिल या भटके हुए गुर्गे नहीं थे जिन्हें चंद रुपयों का लालच देकर इस काम के लिए तैयार किया गया हो। वे तो हमारे समाज के सबसे पढ़े लिखे और सम्मानित तबके से आते थे। उनमें से एक शहर के नामी अस्पताल का सीनियर सर्जन था, दूसरा एक मल्टीनेशनल कंपनी का सॉफ्टवेयर इंजीनियर और तीसरा केमिकल एक्सपर्ट था। ये एक ऐसा व्हाइट कॉलर स्लीपर सेल था जिसके बारे में खुफिया एजेंसियों ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। ये लोग दिन के उजाले में एक बेहद आम और इज्जतदार जिंदगी जी रहे थे। ये रोज टाई पहनकर दफ्तर जाते थे, समय पर टैक्स भरते थे, पड़ोसियों के साथ हंसते बोलते थे और इनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी ऐसा कुछ संदिग्ध नहीं था जिससे किसी को इन पर जरा सा भी शक हो सके। ठीक यही वजह थी कि ये खुफिया एजेंसियों के रडार से पूरी तरह से बचे हुए थे। उनकी ये नॉर्मल और शांत जिंदगी ही उनका सबसे बड़ा हथियार और ढाल थी। लेकिन रात के घने अंधेरे में बंद कमरों के पीछे उनके दिमाग में नफरत और बर्बादी का जहर उबल रहा था। वे अपनी डिग्रियों और तेज दिमाग का इस्तेमाल देश बनाने में नहीं बल्कि उसे तबाह करने के लिए कर रहे थे। केमिकल एक्सपर्ट ने वो बम डिजाइन किया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कम्युनिकेशन का डार्क वेब नेटवर्क संभाला था और डॉक्टर ने कार से मौत के उस सामान को लाल किले तक पहुंचाया था। ये सिर्फ आतंकी हमला नहीं था बल्कि एक पढ़ी लिखी खतरनाक सोच का नतीजा था। लेकिन इतने पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में ये जहर भरा किसने? जब उनके एन्क्रिप्टेड लैपटॉप्स का पासवर्ड टूटा तो सच ने जांच एजेंसियों की नींद उड़ा दी। उनके तार सीधे सरहद पार उस खूंखार आका से जुड़े हुए थे जो भारत को दहलाने का मास्टर प्लान तैयार कर चुका था। जैसे ही उस फ्लैट से बरामद हुए महंगे और एन्क्रिप्टेड लैपटॉप्स के पासवर्ड्स को साइबर एक्सपर्ट्स ने डिकोड किया, जांच एजेंसियों की आंखों के सामने एक ऐसी खौफनाक तस्वीर उभरने लगी जिसने दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक भूचाल ला दिया। कंप्यूटर की काली स्क्रीन पर हरे रंग से चमकती हुई सैकड़ों डार्क वेब चैट्स और एन्क्रिप्टेड ईमेल्स का एक विशाल पुलिंदा मौजूद था। वो सफेद कार का धमाका तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रायल रन था, कोई असली और बड़ा धमाका तो अभी बाकी था। उन पढ़े लिखे आतंकियों के तार किसी छोटे मोटे गिरोह से नहीं बल्कि सीधे सरहद पार पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में बैठे खूंखार आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के टॉप कमांडर से जुड़े हुए थे। उनके बीच की वो कोडेड बातचीत डार्क वेब के उन गुमनाम रास्तों से होती थी जिसे दुनिया की सबसे तेज और मॉडर्न खुफिया एजेंसियां भी आसानी से ट्रैक नहीं कर सकती थीं। डॉक्टर और इंजीनियर के उस पढ़े लिखे मॉड्यूल का असली नाम ऑपरेशन साइलेंट स्टॉर्म रखा गया था।
उन चैट से ये दिल दहला देने वाला खुलासा हुआ कि लाल किले का धमाका तो बस देश की सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान भटकाने के लिए किया गया था, जबकि उनका असली और खौफनाक निशाना तो देश की अर्थव्यवस्था और संसद की नई इमारत को तबाह करना था। भारत की सुरक्षा और तरक्की को पूरी तरह से अस्थिर करने का वो मास्टर प्लान पाकिस्तान की आईएसआई की देखरेख में बड़ी ही चालाकी से तैयार किया गया था। जैश के आकाओं ने भारत के ही इन पढ़े लिखे युवाओं का इतनी बारीकी और चालाकी से ब्रेन वॉश किया था कि वे अपने ही मुल्क के खिलाफ एक खतरनाक हथियार बन चुके थे। उनके पास विदेशी फंडिंग भी हवाला नेटवर्क के जरिए नहीं बल्कि क्रिप्टो करेंसी की शक्ल में आ रही थी, जिसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन होता है। ये सिर्फ सरहद पार से फैलाया गया एक आम आतंकवाद नहीं था, बल्कि एक हाईटेक डिजिटल वॉरफेयर था जो भारत की जड़ों को अंदर ही अंदर से खोखला कर रहा था। जैसे जैसे उन खौफनाक चैट्स और फाइल्स की परतें खुल रही थीं, भारतीय खुफिया एजेंसियों और एनएसए के सामने एक बहुत बड़ी और साफ तस्वीर उभरने लगी थी। इस स्लीपर सेल के बाकी स्लीपिंग पार्टनर्स भी देश के कई अलग अलग हिस्सों में बड़ी ही खामोशी से अपने अपने काम में लगे हुए थे और अगले बड़े हमले के लिए सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फराबाद से एक आखिरी इशारे का इंतजार कर रहे थे। अब वक्त बहुत कम था और खतरा बहुत बड़ा। किसी भी कीमत पर उन्हें रोकना जरूरी था, इससे पहले कि ऑपरेशन साइलेंट स्टॉर्म पूरे देश में अपना कहर बरपा दे। डार्क वेब की उन खौफनाक चैट्स को डिकोड करते ही खुफिया एजेंसियों के सामने ये साफ हो चुका था कि अब वक्त रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा है। ऑपरेशन साइलेंट स्टॉर्म को अंजाम देने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में बैठे जैश के बाकी स्लीपर सेल बस एक आखिरी इशारे का इंतजार कर रहे थे। एक छोटी सी चूक और पूरा देश शमशान में बदल सकता था। प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने बिना एक सेकंड की भी देरी किए ऑपरेशन क्रैकडाउन को तुरंत हरी झंडी दे दी। ये भारत के इतिहास का सबसे तेज और सबसे गुप्त एंटी टेरर ऑपरेशन बनने वाला था। रात के ठीक 2 बजे जब पूरा हिंदुस्तान गहरी नींद में सो रहा था, तब देश की सुरक्षा एजेंसियों के बेहतरीन कमांडोज मौत के उन सौदागरों के दरवाजों पर दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़े थे। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु में एनआईए, एटीएस और स्पेशल सेल की दर्जनों टीमों ने एक ही रात में एक ही वक्त पर अपनी अपनी पोजीशंस ले लीं। ऑपरेशन इतना गुप्त था कि लोकल पुलिस तक को आखिरी पलों तक इसकी भनक नहीं लगने दी गई। ठीक 2:30 बजे वायरलेस सेट पर एक कोड वर्ड गूंजा, स्ट्राइक, और फिर अगले ही पल देश के 4 बड़े शहरों में एक साथ दरवाजे तोड़े गए। ये एक ऐसा अचूक और घातक प्रहार था जिसने उन पढ़े लिखे आतंकियों को संभलने का एक रत्ती भर भी मौका नहीं दिया। कोई अपने लैपटॉप पर एन्क्रिप्टेड कोड्स लिख रहा था तो कोई विस्फोटकों के आखिरी तार जोड़ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वे अपने खौफनाक मंसूबों को हकीकत में बदल पाते, कमांडोज की बंदूकों ने उनके सीनों पर अपनी लाल लेजर लाइटें टिका दी। कुल मिलाकर 15 और हाई प्रोफाइल आतंकियों को उसी रात दबोच लिया गया। उनके ठिकानों से भारी मात्रा में विदेशी हथियार, खतरनाक केमिकल बम और करोड़ों की क्रिप्टो करेंसी का हिसाब किताब बरामद हुआ। पाकिस्तान में बैठे उनके खूंखार आकाओं का पूरा नेटवर्क ताश के पत्तों की तरह पलक झपकते ही बिखर चुका था। सुबह का सूरज जब निकला तो लाल किले के उस भयानक धमाके का पूरा सच देश के सामने आ चुका था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने महज कुछ ही घंटों के भीतर न सिर्फ उन कातिलों को पाताल से ढूंढ निकाला था, बल्कि देश को एक बहुत बड़ी और खौफनाक तबाही से भी बचा लिया था।